जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम पंकज कुमार है और आज की क्लास में हम लोग सर्विलेंस मैकेनिज्म इन सेल रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ने वाले हैं। सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, गेट जैसी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सेल साइकिल होता है क्या है। उसमें बेसिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद से आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग लोडिश बुक से ये रिवीजन कर रहे हैं और आप यहाँ पे देखिए कि जो भी सेल साइकिल को स्विच करना होता है, सेल साइकिल में हमारे कौन कौन से फेज होते हैं। सेल साइकिल में अगर आप देखेंगे तो G1, G1, S, G2 और वापस यहीं से M आएगा, फिर अगेन ये G1 की तरफ चला जाएगा। ये M के बाद से फिर वापस देन G1 हो जाएगा। ठीक, G1 हो सकता है या फिर G नोड में चला जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता है। अब कभी भी यहाँ पे स्विच करना है तो यहाँ पे ये स्टेज है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, यहाँ एक चेक पॉइंट है। तो इस तरह से चेक पॉइंट है, ये क्या काम करते हैं। तो इस तरह से समझ जाओ, ऐसे पहरेदार है जो किसी प्रोटीन का रूप ले रखे हैं ना। ये क्या है? पहरेदार है जो प्रोटीन का रूप ले रखे हैं, और ये जो प्रोटीन है इनको चेक करते हैं कि इसका काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं, G2 का काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं, फिर M का काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो चेक पॉइंट्स है हमारे पास है, उनमें इसे चेक करने वाले जो प्रोटीन्स हैं उनको हम लोग सीडीके कहते हैं। क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। नाम ही लिखा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, तो इसमें क्या चाहिए? साइक्लिन चाहिए इसको एक्टिविटी के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैमेलियन सेल साइकिल की बात करते हैं ना। मैमेलियन सेल में क्या होता है? सीडीके टोटल 4 आपको दिख रहे हैं। सीडीके 1, 2, 4, 6, इसकी नंबरिंग आगे डिस्कवरीज के आधार पे है। अब साइक्लिन जो है, अगर कभी भी जीवन में एंट्री करना है, जीवन फेज में एंट्री करना है, तो CDK6 को और CDK4 को CD साइक्लिन डी के साथ बाइंड करना पड़ेगा, तब जाके ये जीवन में एंटर करेंगे। ठीक, और वहीं से सेल डिवीजन की शुरुआत हो जाएगी। अब जीवन से S में एंट्री करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? जीवन से अगर आपको यहाँ से यहाँ पे एंट्री करना है तो फिर आपको CDK2 को साइक्लिन E और A के साथ क्या करना पड़ेगा? बाइंड करना पड़ेगा, तब वो एंट्री हो जाएगी इसमें। CDK1 जो है, अब S से कहाँ जाना है? G2 एंड देन G2 से M की तरफ। सो G2 के लिए हमारे साइक्लिन होता है दो, G1S साइक्लिन और G1S साइक्लिन होता है और G1 साइक्लिन होता है। ठीक, डेफिनेटली अब यहाँ से G2 से अगर हमें M फेज में जाना है, माइटोसिस फेज के अंदर जाना होता है, तो हमें CDK1 को साइक्लिन ए और बी के साथ बाइंड करना पड़ता है, तो माइटोसिस शुरू हो जाता है। तो ये साइक्लिन्स थे जिसकी मदद से हम लोग एक फेज से सेल को दूसरे फेज में स्विच करा पाते हैं। अब देखते हैं कि सर्विलेंस कैसे होती है, इन साइक्लिन्स को कैसे कंट्रोल किया जाए कि कभी भी एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो उसमें कुछ एरर आएगा, तो जब तक वो एरर ठीक नहीं होगा तब तक वो G2 में नहीं जा पाएगा। ठीक है, जब तक वो एरर नहीं होगा ठीक, जब तक G2 में नहीं जा पाएगा। उसी प्रकार से जब तक सेल का पूरा ग्रोथ नहीं हो जाएगा, है ना, तब तक वो जीवन से एस में नहीं जा पाएगा। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? तो उसी की सर्विलेंस की हम लोग जांच करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल साइकिल के अंदर कि जीवन अर्ली जीवन से मतलब जीवन में एंटर करने के लिए उसको G1S फेज के CDK चाहिए, है ना। G1S फेज आपने CDK G1 CDK चाहिए, G1S नहीं, G1 साइक्लिन चाहिए, और जो किसी CDK को एक्टिवेट करने वाली है। कौन सी CDK? हमने देखा CDK कौन कौन सा, 4 और 6। ठीक, तो जैसे ही साइक्लिन जीवन साइक्लिन यहाँ पे बाइंड करेगा तो स्विच कर जा रहा है कहाँ पे? जीवन से जीवन में एंटर कर जाएगा कंप्लीट सेल डिवाइड करने के लिए। फिर जीवन से एस के लिए G1S साइक्लिन है CDK। उसके बाद से आपको एस फेज CDK है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये वाली जो एरो जा रही है, कहाँ से जा रही है? ये एस फेज, टोटल इसको एस फेज को पार करके G2 में जा रही है। कौन सी साइक्लिन चाहिए? एस फेज CDK, है ना।
फिर वहीं से G2 से फिर कहाँ जाना है, M जाना है, तो कौन सी है, माइटोसिस सीडी के, है ना। तो इस तरह से आपने देख चुका कि सीडी के कौन कौन से थे। मैमल्स में 4 सीडी के हैं, 1246 याद रखना। ठीक। और ये जो 46 है वो जीवन के लिए है, और जो हमारा 2 है वो हमारा एस के लिए है, और जो पहला वाला है वो हमारा एम के लिए है। इसमें साइक्लिन कौन कौन सा आ रहा है, 46 में तो डी आएगा, यहाँ पे ए और ई आएगा, और यहाँ पे ई, और हमारा तो यहाँ पे हमारा ए और बी आएगा पहले वाले में, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना ताकि आपको चीजें, सवाल पूछा जाए तो आप बता सको। तो इसके इनहिबिटर्स होते हैं, जो जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये लेक्चर हमने सर्विलेंस पे बना रखे हैं, ठीक है, कि कैसे सेल को पता चलता है कि उसको G1 से एस के अंदर जाना है, या फिर एस से G2, या फिर G2 से एम फेज में एंटर करना है। वो चेक पॉइंट है। हालांकि ऐसा कुछ एग्जैक्ट गेट नहीं होता, बट कंफर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ सेल तैयार हो गया तो G1 में जाए। तो यहाँ पे जो चेक पॉइंट है वो किस किस आधार पे हम लोग चेक करते हैं। तो पहला हम लोग चेक, जो सेल के चेक पॉइंट क्या चेक करते हैं कि सेल का ग्रोथ हुआ है कि नहीं, इस आधार पे देखा जाएगा। दूसरा एस फेज में क्या देखते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं, डीएनए डैमेज हुआ है क्या, तो इसके आधार पे देखेंगे। तो पहला हम लोग ने सेल ग्रोथ के आधार पे देखा है, ठीक। फिर हम लोग ने डीएनए के आधार पे देखा, और अंत में हम लोग देखते हैं काइनेटिक और अटैचमेंट टू द स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल से वो अटैच हुआ है कि नहीं, ये चीज देखेंगे। और पोजिशनिंग ऑफ द स्पिंडल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग सर्विलेंस में चेक करते हैं। ग्रोथ हुआ है कि नहीं, डीएनए डैमेज है तो फिर कैसे उसको सर्विलेंस करेंगे, उसको ठीक करेंगे। और फिर काइनेटिक और का अटैचमेंट स्पर्मेटोटिक स्पिंडल से, एंड देन पोजिशनिंग ऑफ स्पिंडल। तो ये चीजें जरूरी है। चलो, तो आप लोग देख सकते हैं जो बडिंग ईस्ट होता है, बडिंग ईस्ट मतलब सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, उसके अंदर के जीवन साइकिल कौन है, क्लीन 3। वो क्या कंफर्मेशन करता है, जब तक क्लीन 3 देखोगे, जब तक ये लोकलाइज हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कि सेल का ग्रोथ हो रहा है। तो ये, तो जब भी जब भी क्लीन 3 बहुत प्रचुर मात्रा में बन जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, सेल साइकिल के लिए एंटर कर जाएगा, ठीक। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बडिंग ईस्ट की बात कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ जीवन एंड द क्रिटिकल सेल साइज इज विद द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। जितना न्यूट्रिशन रहेगा उतना से क्लीन 3 जो जीवन साइकिलिन है उसकी मात्रा बढ़ेगी। अब आपको समझ में आएगा कि जीवन साइकिलिन क्यों चाहिए, ठीक। यहाँ पे 2 प्रोटीन है, जैसे वी प्रोटीन है। वी प्रोटीन क्या करता है, माइटोसिस में G2 से माइटोसिस में जाने में हेल्प करता है, ठीक है। G2 से समझो माइटोसिस में जाने के लिए ये चाहिए। और इसी का जो एंटागो सॉरी ये इनहिबिटर है, ये क्या है, वी क्या है, इनहिबिटर है। तो ये इनहिबिट कर देता है किसको, CDK1 को। अब CDK1 को इनहिबिट कर देगा तो फिर आप समझ जाना कि वो एंटर नहीं कर पाएगा जीवन साइक्लिन में भी, ठीक। अब इसका जो एंटागोनिस्ट हमारा CDC25 होता है, कौन, यहाँ पे लिखा नहीं, बट CDC25 इसका एंटागोनिस्ट होगा। CDC25 इसका एंटागोनिस्ट होता है, आप लोग याद रखोगे। सो क्या करता है कि वी का जो फॉस्फोराइलेट्स CDK1, hence the cell remain in the G2 until they reach the critical size of the mitotic entry। कहना चाहता है कि जब तक सेल का साइज बड़ा ना हो जाए, तब तक ये G2 में रुका रहता है। और इसको कौन रोक के रखा है, इसको रोक के रखा है, ये वी रोक के रखा है, ठीक है। वी प्रोटीन इसको रोक के रखता है, आगे जाने नहीं देता। अगर यहीं पे मैं CDC25 करूंगा, तो CDC25 क्या करता है, इसको लात मार मार के भगा देता है। ऐसा तो लात मारने वाला काम होता नहीं है, बट आप देखोगे वो उसको डिफॉस्फोरिलेट कर देगा, फिर यहाँ से हटा देगा। तो वी प्रोटीन यहाँ से हट जाता है, देन एम में चला जाएगा। तो एंटागोनिस्ट होगा CDC25। यहाँ पे CDR अपीयर टू बी साइज प्रोटीन इन द ईस्ट। CDR क्या, साइज रेगुलेट कर रहा है, साइज को बढ़ा रहा है सेल में। सो सी जैसे CDR2 यहाँ पे आएगा, वो क्या कर देता है, वी को भी इनहिबिट कर देता है, ठीक।
CDR2 का बढ़ जाने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे साइज इसकी आ जा रही है, तो फिर यहाँ पे CDC25 के साथ यहाँ पे आप याद रखो CDR2 भी देखोगे। सो इस तरह से क्या होता है कि जैसे CDR टू आएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, G2 से किस में स्विच कर जाएगा, एम फेज में वो स्विच कर जाएगा। अगर कभी भी डीएनए ही डैमेज हो गया, तो डीएनए का डैमेज अगर आप देखोगे तो डीएनए का डैमेज दो प्रकार का होता है, ठीक। या तो एक सिंगल स्ट्रैंड डैमेज हो गया है ना यहाँ पे, या तो दोनों ही स्ट्रैंड डैमेज हो गए, ठीक। या तो क्या ही होगी, दोनों ही स्ट्रैंड क्या हो गए यहाँ पे डैमेज हो गए। तो अगर दोनों ही स्ट्रैंड डैमेज हो रहे हैं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों स्ट्रैंड डैमेज हो सकती है, या फिर डैमेज क्या हो सकता है, जैसे कि कोई ट्रांजिशन हो गया है ना, या ट्रांसवर्सन हो गया, ट्रांजिशन हो गया, या फिर क्या हो गया, ट्रांसवर्जन हो गया ना। और ये क्या ही कॉज कर देंगे, म्यूटेशन कॉज कर देंगे, मतलब कि कोई ब्रेक तो नहीं हुआ डीएनए का, लेकिन हमारा एडेनिन की जगह मान लो क्या आ गया, गुआनिन आ गया है ना, या फिर थायमिन की जगह क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा है ना। ये इस तरह से आपका चेंजेस आ सकता है। तो फिर उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसको कहते हैं हम लोग ईटीएम और ईटीआर। ये ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन मशीन नहीं है, ये क्या है, हमारा अटेक्सिया टेलेंजेसिया म्यूटेटेड है, ठीक है। अटेक्सिया टेलेंजेसिया म्यूटेटेड है, और ईटीआर क्या है, अटेक्सिया टेलेंजेसिया रेड थ्री। तो ये एक्चुअल में ईटी अटेक्सिया है क्या। सो अटेक्सिया का मतलब होता है, ये एक बीमारी है जिसमें न्यूरो डिजनरेशन हो जाता है, ठीक है, न्यूरो डिजेनरेशन। अब ये अपना कोऑर्डिनेशन, शरीर का कोऑर्डिनेशन छूट जाता है, शरीर का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होगा, अफेक्ट कर जाएगा, ठीक। ये अटैक्सिया में होता है। और यही क्या होता है हमारा टेलेंजेसिया, एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि सिकल सिंड्रोम हो जाता है, मतलब कि डॉर्फिज्म हो जाता है, बच्चा बड़ा नहीं हो पाता, डॉर्फ रह जाता है, और उसमें कुछ और भी लकवे जैसी बीमारी हो जाती है, तो आप इसको सिकल सिंड्रोम कहते हैं। तो ये दो बीमारी के जो प्रोटीन है, बीमारी के प्रोटीन नहीं, बीमारी से बचाने वाले प्रोटीन है, तो इनका ही उपयोग है किसमें, ज्यादा से ज्यादा हमारे डीएनए डैमेज को रिपेयर करवाने में। तो ये दो प्रोटीन है। एटीएम क्या करता है, एटीएम क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लाल अक्षरों से एकदम साफ साफ बताया गया है, ध्यान से देखोगे। एटीएम क्या कर रहा है कि इट रिस्पॉन्डेड डबल स्ट्रैंड ब्रेक। ये सवाल पूछा जाता है कि एटीएम क्या कर रहा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक को ठीक करता है। लेकिन ईटीआर क्या है, वो अलग अलग वैरायटी के डीएनए डैमेज को क्या करता है, ठीक करता है। जैसे वो सिंगल स्ट्रैंड को भी ठीक करेगा, फिर स्टॉल्ड रेप्लिकेशन को भी चालू कर देगा, जो रुक गई है रेप्लिकेशन, डीएनए मिसमैच को भी ठीक करेगा, डीएनए डैमेज न्यूक्लियोटाइड को भी ठीक करेगा, डबल स्ट्रैंड ब्रेक को भी ठीक करेगा। तो ये डबल स्ट्रैंड को भी कर रहा है, सिंगल स्ट्रैंड को भी कर रहा है, और डीएनए डैमेज, डीएनए मिसमैच, और तमाम प्रकार के डीएनए डैमेजेस को वो ठीक कर रहा है। करते कैसे ये होता कैसे एक्चुअल में, तो यहाँ पे जो एटीआर, ऐसे जैसे एटीआर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से वो बाइंड करेगा, ठीक है। तो वो किसको रिक्रूट करता है, वो CHK1 काइनेज को रिक्रूट करता है। अब ये CHK1 काइनेज क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं रिपेयर पाथवे को, ठीक। यहाँ पे दो तरह के CHK काइनेज होगा, CHK1 और CHK2, हॉल द सेल साइकिल। इस प्रोटीन काइनेज इनहिबिट द CDC25। अब जैसे ही CDC25 की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि CDC25 क्या कर रहा था, G2 से M में ट्रांसफर करा रहा है ना। और यहाँ हमारे डीएनए सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, एस फेज में। तो एस फेज से D2 के अंदर आने तक में भी ये क्या करेगा, उसको रोक करेगा, मतलब कि CHK2 CHK1 क्या करे, CDC25 को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से ये स्विच नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो हमारे ऐप पे यू बायोलॉजी पे, कोई डाउट है तो डायरेक्टली, और लाइव क्लासेस करना चाहते हो तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी लाइव क्लासेस गूगल मीट पे हम लोग करा रहे हैं। बट उसके लिए आपको एक बार ऐप विजिट कर लेनी चाहिए अभी। सो बाय phosphorylating that phosphate is on site of the CDK activating phosphorylation site,
तो कैसे वो इनहिबिट कर रहा है आपको यहाँ बताया गया, बाय फॉस्फोराइटिंग द CDC25। तो CDC25 जब इनहिबिट हो गया तो क्या हो गया, G1 एस सी डी के क्या होता है, वो रुक जाता है, और एस फेज सी डी के दोनों ही रुक गया, तो मतलब जो DNA बन रहा था एस फेज में वो वहीं पे रुक जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो। सो एज ए रिजल्ट दिस काइनेजेस, कौन से काइनेजेस, ये हमारा जो हाँ, जो फॉस्फोराइलेट करते हैं CDC25 ए, वो DNA को रेप्लिकेशन नहीं करवा पाता क्योंकि वो खुद ही इनहिबिट हो गया। अब व्हेन द DNA डैमेज occur during the S phase, G2 CDC25 inhibition by the CHK1। सो सेम चीज वही दोहरा रहा है कि CDC25 से जब एस फेज या G2 में, यहाँ पे CDC25 ए था, यहाँ पे CDC25 सी है, तो यहाँ पे CDC25 को इनहिबिट कर रहा है, और फिर वो माइटोटिक सीडी को माइटोटिक सीडी को भी क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, इसकी वजह से जो सेल होगा G2 में ही रुक जाएगा। सो कुल मिला के यही बात है कि CH के क्या कर रहा है, CH के को कौन रिक्रूट कर रहा है, ATR, ATR CH1 को रिक्रूट कर रहा है, और CH1 क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है CDC25 का। इसके दो रूप है, एक तो A है और एक C है। तो A वाला जो है वो G1S के रूप में, और जो C वाला है आपका G2 से M के बीच में एक्टिवेट करा रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मतलब कि इसके अलावा भी कोई तरीका है क्या DNA डैमेज को कंट्रोल कराने के लिए, ATM और ATR के अलावा? तो ATM और ATR जो होंगे वो, उसके अलावा जैसे P53 है, और ये इट विल एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि CD के इनहिबिटर वाला P21 और को सिंथेसाइज करवाता है। जैसे P53 जो है, P53 खुद ही क्या कर रहा है, DNA पे जाएगा, और इस DNA को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा P21 रिलीज करने के लिए, और ये क्या है, हमारा इनहिबिटर है ना। हालांकि ये कैंसरस सेल में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, ये ट्यूमर रिप्रेसर जीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, ट्यूमर रिप्रेसर जीन, ठीक। सो इस तरह से ये काम करता है कि यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जाके P21 बाइंड विद ऑल मेटाजन CDK। सो P21 सारे साइक्लिन CDK के साथ बाइंड कर देगा, जिसकी वजह से वो जो सेल जहाँ रहेगा वहीं पे वो रुक जाएगा। ये बहुत अच्छे से समझाया गया है, इस पे हम लोग आते हैं, बट थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। ATM और ATR किस तरह से हमारे DNA डैमेज को रिपेयर करते हैं, ये चीज आप एक बार ध्यान से देखो। सो जैसे ATM है, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक को उसने रिकॉग्नाइज किया, जैसे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक को रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके बाद से क्या होता है कि एक प्रोटीन रिक्रूट करता है, उसका नाम है MRN कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रोटीन क्या करता है, बाइंड कर जाता है ब्रोकन एंड ऑफ द DNA के बाद, और फिर वो रिक्रूट कर रहा है CHK2, और जब CHK2 जब रूट हो रहा है तो फिर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है। तो इस CHK2 का आपने क्या क्या काम देखा, एक तो वो CDC25 को भी वो इनहिबिट कर रहा है ना, इनहिबिट कर रहा है, और साथ साथ क्या कर रहा है वो CHK2 एक और काम कर रहा है जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक। ये सिंगल स्टैंड ब्रेक में आप डबल स्टैंड ब्रेक में भी आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से DNA रिपेयर किया जाता है। ये चीजें हम लोग सेपरेटली पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो डबल स्टैंड ब्रेक डायरेक्टली फ्यूज विद ईच अदर, इस नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग से भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। ये तो हम लोग देख चुके हैं कि ATM कर रहा है, CHK2 को देख के इनहिबिट करा रहा है CDC25, तो 3-4 बार पढ़ लिया तो आपको याद होनी चाहिए। दूसरा जो तरीका आपने देखा P53 वाला, P53 क्या कर रहा है, एक्ट एज ए ट्यूमर सप्रेसर जिन, और कैसे ही सप्रेस कर रहा है कि
जब भी जब भी ये सेल में सेल में क्या होता है, ये सेल में P53 बनता है, लेकिन इसकी मात्रा कम होती है, तो जैसे ही बनता है उसको यूज किया जाता है और फिर खत्म हो जाता है। लेकिन अब मुझे सेल को, जैसे P53 खत्म होगा तो क्या होगा, सेल G1 से जी एस, देन एस से G2 में ऐसे स्विच कर जाएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि इसको, इसकी मात्रा को बढ़ानी है, ठीक है। P53 की मात्रा हमें क्या करनी है, बढ़ा के रखनी है। तो अगर हमें इसकी मात्रा बढ़ानी है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए एक मॉलिक्यूल, जिसे क्या करें हम लोग, MdM2, ठीक है। सो इन स्टेप ऑफ P53 रिजल्ट, सॉरी, MdM क्या करता है, इसको डिग्रेड करता है। तो MdM को हमें क्या करना है, इसको खत्म करना है। सो MdM को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके कुछ इनहिबिटर्स चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे P53 को हमें बढ़ाना है, तो हमें क्या चाहिए, ATM या ATR चाहिए। अब ये क्या करेगा, इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा। P53 को क्या किया इसने, P53 को अब ये फॉस्फोराइलेट कर दे रहा है। जैसे ये P53 के साथ फॉस्फोराइलेट हो रहा है, तो फिर अब ये क्या कर रहा है, MdM के साथ नहीं बाइंड करेगा, ठीक। अब जब ये MdM के साथ नहीं बाइंड करेगा तो फिर प्रिवेंट हो जाएगा डिग्रेडेशन, ठीक है, प्रिवेंट डिग्रेडेशन। डिग्रेड होने से क्या हो जाएगा, प्रिवेंट कर, और इसको डिग्रेड कौन कर रहा था, MdM2 कर रहा था। बहुत साधारण से फिर से मैं बता रहा हूँ, सेल के अंदर P53 चाहिए, इसकी मात्रा हरदम कम रहती है, जब भी जरूरत होती है थोड़ा सा बनता है, बन जाने के बाद से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से G1 S G2 होता है। इसकी मात्रा कम कैसे कंट्रोल कौन करता है, MdM2, है ना। MdM2 क्या है, एक यूबिक्विटिनेटिंग प्रोटीन है जो यूबिक्विटिनेट करता है। यूबिक्विटिनेशन का मतलब क्या है, ऐसे समझो कि P53 को डिग्रेड कराने वाला काम कर रहा है। अगर हमने इसको रोका तो इसको हम लोग डायरेक्टली रोक नहीं पाते, तो इसको ना रोक के हम लोग क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं। किसके स्ट्रक्चर को, फिर हम लोग P53 को ही क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे, इसके फॉस्फोराइलेशन से। तो फिर P53 में क्या होता है, फॉस्फोरस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा और ये स्टॉल हो जाएगा, ठीक है, मतलब रुक जाएगा। G1S2 जो ट्रांजिशन है वो सारे रुक जाएंगे। Under some circumstances such as the DNA damage, extensive P53 also activate expression of a gene lead to the apoptosis। तो apoptosis भी करा रहा है P53 जीन, जिस वजह से आपका, जिसकी वजह से आपका DNA डैमेज रिपेयर ठीक हो जाएगा, ठीक है। द ड्यूअल रोल जो है P53 का, दो काम है, जैसे सेल साइकिल को अरेस्ट कर सकता है और इंड्यूस कर सकता है एपोप्टोसिस। क्या होता है एपोप्टोसिस, नेचुरल डेथ है या फिर प्रोग्राम सेल डेथ आप कह सकते हो। P53 जीन इज ए पाथवे दैट स्टेबलाइज द P53 रिस्पॉन्स टू DNA डैमेज। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा कि हमारे पास तरीके हैं, या तो ATM ATR से आप रोक सकते हो, जो CDC25 CDC CDC25 के साथ वो बाइंड करता है, और इसमें इंपॉर्टेंट है CHK1, ठीक है। दूसरा तरीका आपने देखा P21 और P53 के माध्यम से। ये अब हम लोग देखेंगे, ठीक। हमारे पास DNA डैमेज क्या आते हैं, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होगा तो भी क्या हो सकता है, देख लो, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होगा तो फिर हमारे पास क्या चाहिए, अगर यहाँ पे भी ब्रेक हो, यहाँ पे भी ब्रेक हो, तो हमें चाहिए ATM, ठीक है। और ATR जो है वो हर प्रकार के ऑल काइंड ऑफ डैमेज को रिपेयर कर रहा है, ठीक है। DNA डैमेज, ऑल काइंड ऑफ DNA डैमेज को रिपेयर कर रहा है। तो DNA डैमेज हुआ, ATM या ATR है, P53 को रिक्रूट किया, P21 को रिक्रूट किया, और CDK यहाँ पे इनहिबिट हो गया, तो सेल साइकिल अरेस्ट हो गया। DNA डैमेज हुआ, ATM ATR CHK1 को रिक्रूट किया, CD से 25A रुक गया, तो यहाँ पे G1S ट्रांजिशन रुक गया। या फिर P53 21 को भी रोक सकते हैं। अगर CDC25C है, यहाँ देखो CDC25C यहाँ पे कहाँ दिखा है, यहाँ पे, तो CDC25C देखो, अगर CDC25C को रुका गया तो कहाँ पे रुक जाएगा सेल, माइटोटिक
एम फेज में ही रुक जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑनगोइंग रेप्लिकेशन एटीआर, CHK1 को रिक्रूट कर रहा है, CDC25 रुक जा रहा है, या फिर डीएनए डैमेज ATM या ATR होगा तो CHK1 2 रिक्रूट होगा, और सेम वही चीज यहाँ पे CDC25 को रोक दिया जाएगा। तो सेम चीज रेप्लिकेशन स्ट्रेस हुआ, ATR आ रहा है, CHK1 को रिक्रूट कर रहा है, CDC25A इनहिबिट हो गया, और फिर सेल यहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपने सीख ली होगी। ये डायग्राम बहुत सुंदर है और याद रखने लायक है, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कोई वीडियो पे टॉपिक चाहिए तो ज़रूर बताएं, ताकि आपके एग्जाम में इम्प्रूवमेंट है। टेस्ट सीरीज के लिए आप यू बायोलॉजी को डाउनलोड कर सकते हैं। और जय हिंद, मिलेंगे नए वीडियो के साथ।